तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर के त्रिपाठी जी का, जो कि संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद हैं। आपसे विनती है, कृपया करके आप मंच पर आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तालियों से स्वागत कीजिए के त्रिपाठी जी का। और इसी के साथ मैं विनती करूंगी कि वानी जी आएं स्टेज पर, साथ में शैलेश जी। हमारे खास मेहमान डॉक्टर के त्रिपाठी जी का स्वागत कीजिए। हमारे विनम्र सम्मान को स्वीकार करते हुए कृपया करके बुके को ग्रहण कीजिए। तालियों से स्वागत कीजिए इस खास लम्हे का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस सत्र में के त्रिपाठी जी के साथ बात करेंगे मिस्टर सुमन कुमार जी, जो कि मिशन 2027 में सहकार के समृद्धि पर बात करेंगे। नमस्कार। आप सब बहुत दूर से आए हैं और मौसम में ठंडक ज़्यादा थी, परेशानी ज़्यादा थी, लेकिन आप सबों की उत्सुकता देख के वाकई में लग रहा है कि किसान भाई हैं तो ये देश है, ये समाज है, ये दुनिया है। और वाकई में हम लोग जीते हैं किसानों के लिए, खासकर बीइंग ए जर्नलिस्ट, पत्रकार होने के नाते कई सालों से हम देख रहे हैं कि किसानों को लेकर सरकार बहुत कुछ कर रही है। परिचय पे हम आते हैं। सहकारिता मंत्रालय जब बनाने की बात हुई और बनकर तैयार हुआ तो के त्रिपाठी साहब वही हैं जिन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया। अमित शाह हमारे मंत्री अभी भी हैं और सर उनके साथ ही थे। तो पूरे कॉन्सेप्ट नोट कि सहकारिता में क्या क्या होना चाहिए और किसानों को फायदे के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, वो सारे कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ही काम किया। और लगातार हम लोग 3-4 साल से सर को फॉलो कर रहे हैं। अभी सर जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्रत्येक दिन या 2 या 4 दिन में सर सहकारिता के बारे में, किसानों के बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहते हुए आपको नज़र आएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए अभी हमारे पास है, क्योंकि किसान आए हैं तो इनको सहकारिता का मतलब सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं है। और आप जो काम कर रहे हैं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो शुरुआत करेंगे सर, ये कैसे सीधे सीधे मंत्रालय के कामों से जुड़े, उस पर कुछ जानकारी आप दीजिए। धन्यवाद सुमन जी। एक आपने सम्मान दिया यहाँ पे इस मंच पे आने के लिए, और आप सबसे बात करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए हेलो ऑडिबल, हाँ, तो इसलिए सबका धन्यवाद, आभार। सहकारिता मंत्रालय बना 6 जुलाई 2021 को। मैं वहाँ पे 3 सितंबर 2021 को ज्वाइन किया ऑफिस ऑफ द कोऑपरेशन मिनिस्टर। तो वहाँ पे बहुत सारे कुछ करना था, आप सभी के बारे में सोचना भी था, पढ़ना भी था। तो टेक्निकल नोट बनाते गए। तो उसके बाद फिर मंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला, बहुत तगड़ा सुदृढ़ मार्गदर्शन, उसके तहत मंत्रालय ने बहुत कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त किया है आज तक। तो हमें, जैसे मेरे आने से पहले मैं वहीं पे बैठा था और एक किसान भाई ने कुछ पूछा डेयरी सेक्टर के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ का अगर मान लीजिए सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आपको समूह बनाना पड़ेगा, आपको एसोसिएशन में आना पड़ेगा, आपको डेयरी सोसाइटीज़ बनाने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि मंत्रालय का एक जो उपलब्धियां हैं उसमें है कि हम 12,000 अराउंड आई थिंक 2 महीने पहले 12,000 ऐसे सोसाइटियां, जैसे फिशरी सोसाइटी और डेयरी सोसाइटी, एडिशनल सोसाइटी उन्होंने बना चुके हैं। इसके लिए एनडीडी भी आए हैं आगे, और इसके लिए नाबार्ड भी आगे आए हैं। तो ये लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य हर पंचायत में एक पैक्स होना चाहिए। सर वो जो अभी आप लोग जाइए मत, बहुत इंटरेस्टिंग किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये सुनिए, सिर्फ सीधे सीधे आपके लिए ही है। वो जो पैक्स होंगे, उस पैक्स
मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में परिणत होंगे, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। उसके लिए जैसे मंत्री जी का मार्गदर्शन तब था कि हमने जैसे मान लीजिए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो बायलॉज होते हैं, जिसके तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, उसको थोड़ा रिव्यू करना, एग्जामिन करना, और उसमें अगर कहीं पे कोई अड़चन आ रहा है, कोई आपका जो ऑक्यूपेशन जितने सारे कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट सर्विसेज दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र का सुविधा, इनपुट सुविधा दे रहे हैं, या पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड का जो विपणन कर रहे हैं, उसके अलावा भी अगर कोई काम है जिसमें भी आपका रोजगार बढ़ सके, तो उसका भी प्रावधान किया गया इस जो इनका जो उपनियम जो है उसके माध्यम से। तो मेरे बोलने का ये बात है कि अभी ये प्रथा चालू हो गया है। नाबार्ड, एनडीडीबी अभी गांव-गांव में जाके ये रिव्यू कर रहे हैं और संगठित रूप से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं जो कि गांव में है, पैक्स के साथ ही मिलके इसको मल्टीपर्पज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है, स्थिति ऐसा है कि हमारा ज़मीन तो सीमित है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो जोत छोटी हो रही है। जो मीडियम फार्मर था अभी वो स्मॉल हो रहा है, स्मॉल मार्जिनल हो रहे हैं, मार्जिनल फार्मर अभी एग्रीकल्चरल लेबर हो रहे हैं, श्रमिक हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमें गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, गांव में मान लीजिए रोजगार को बढ़ाना है, तो हमारा जो रोजगार का जो परिधि है उसको भी परिव्याप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस मंत्रालय ने जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से मिलके एक कोटा पैक्स के लिए रखा कि ताकि वो पेट्रोल डीजल पंप भी ओपन कर सकते हैं, पैक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल यूनिट से बात करके ये करा गया कि आप जन औषधि केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं। माइटी मिनिस्ट्री के साथ बात करके ये प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पारित भी हो गई कि आप कॉमन सर्विस सेंटर में आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे टू बिगिन विथ शुरू में 25 ऐसे ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को सरकार ने चिन्हित किया ताकि वो पैक्स अगर मान लीजिए उनको कोई बोले और ये इनका अपना जो बायलॉज में परिवर्तन करें ताकि इनका जो ऑक्यूपेशन है वो बढ़ा जा सकता है और उनका जो रोज़गार का जो क्षमता है वो बढ़ सकता है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ काम मंत्रालय ने किया है, मैंने एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको आपके पैक्स ऐसा जगह में है जहाँ पे जलाशय है, या मान लीजिए कि ऐसे कोई जो कोस्टल एरियाज हैं आप मेरीन फिशिंग कर सकते हैं, तो फिशरी कोऑपरेटिव आपका है बट वो सशक्त नहीं है, तो उसमें करना क्या है। तो सरकार ने ये बोला कि आपका जो NFDB है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में आती हैं, तो उनको निर्देश दिया गया कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें सारे फिशरीज जो फिशर्स बोलते हैं, फिशरी वुमेन एंड फिशरमैन, इनको जाके आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इनको ऐसे इनका शिक्षित ऐसा करें कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग कर सकें। तो एक होता है फिशिंग कैच और एक होता है कल्चर। जैसे मान लीजिए इनलैंड फिशिंग है, तो जैसे अब आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश फिशिंग में बहुत बड़ा आगे बढ़ चुका है। तो अगर आंध्र प्रदेश का जो कल्चर है तो उसको अगर हम अलग दूसरे जो स्टेट में लाएं तो हो सकता है हमारा फिशरीज वुमेन और फिशरमैन ये भी आगे बढ़ें। तो आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव पारित भी हुआ है कैबिनेट द्वारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्कीम। तो पैक्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। पहले पैक्स भी बहुत सारे पैक्स ऐसा है जिनके पास वेयर हाउसेस हैं, लेकिन वेयर हाउसेस आपका जो FCI का जो गाइडलाइंस है या WDRA उसका जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक नहीं था। इसलिए मान लीजिए आपका वेयर हाउसेस पड़ा हुआ है लेकिन FCI नहीं ले पा रहा है उसको रेंट पे, या WDRA कंप्लाइंट नहीं है, इसलिए मान लीजिए कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो आप नेगोशिएट करते थे या
आपका मान लीजिए कि हाँ जो काम करना शुरू करते थे वो कर नहीं पा रहे थे। तो अभी इसके लिए भी मंत्रालय ने जोर दिया और इन सबको इकट्ठा किया। मंत्रालय का काम है कि कन्वर्ज करना, साइलोज में काम नहीं करना है, कोलैबोरेटिव एफर्ट में काम करना है, कोऑपरेशन लाना है काम में, और कंपटीशन भी पैदा करना है। जैसे कोऑपरेशन में मतलब कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स करके एक 7 गोल्डन प्रिंसिपल इनका है कोऑपरेशन में, जैसे आईसीए ने डिफाइन किया है। इसमें से ये बोला जा रहा है कि हम जो कोऑपरेटिव्स हैं हम कोऑपरेशन करेंगे, ऐसा कोऑपरेशन करेंगे कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसको हम मतलब दृढ़ता के साथ इसको हम उसमें लड़ाई करेंगे। तो और जो मान लीजिए कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर था, जैसे पैक्स आपके हैं तो नीचे हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर डीसीसी भी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो टियर था, ये टियर अप्रोच में जो सशक्तिकरण करना है उसके बारे में भी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई के साथ मिलके इनका बैंकिंग लाइसेंस, ब्रांच बैंकिंग लाइसेंस को भी एक कुछ रिलैक्सेशन दिया, तो ब्रांचेस अभी आ रहे हैं। जैसे अर्बन बैंकिंग, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में भी बहुत सारे रियायतें दिए हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स तो है इस शॉर्ट टर्म क्षेत्र में, लॉन्ग टर्म क्षेत्र में भी इन्होंने जो एक पीसीएआरडीबी है और एससीएआरडीबी है, जैसे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, जनरली खेती बैंक जो बोलते थे पहले, इनका जो स्वरूप है, इनको नामकरण ये अलग से किया गया है, पीसीआरडीबी एससीआरडीबी, उनका भी कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है ताकि वो भी सुदृढ़ हो और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग किसानों को कैसे हो सके कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। और जैसे मान लीजिए इमर्जिंग एरियाज, अभी सिस्टम इज चेंजिंग, तो हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस भी ये चेंज हो रहे हैं। युवा जो है वो कृषि से भाग रहे हैं बाहर। अभी सर चर्चा ही वही हो रही थी कि हाँ। युवा आखिर क्यों कृषि में नहीं आना चाहते हैं, Yes. या आते में ही तो उनकी मजबूरी होती है, जबकि सबसे ज़्यादा नौकरी, सबसे ज़्यादा व्यवसाय जो है Yes. हमारे सामने बस कृषि से ही उत्पन्न है। हाँ, तो इसके लिए सरकार ने ये सोचा कि कैसे इमर्जिंग एरियाज जो है, मान लीजिए वो एमएनआरई का जो सिस्टम है, जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। मान लीजिए हम तो वेस्ट पैदा कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं, पराली से कैसे बायोफ्यूल बनाने का अगर तरीका हमें मालूम हो, या मान लीजिए उसके लिए अगर प्लांट आए और हमारे नज़दीक आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल में आए, तो वो जो वेस्ट है उसको संगठित करके कलेक्ट करके उसको कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और वो कल्चर करते हुए कैसे बायोफ्यूल में परिणत होगा, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ स्टेप लिया है। और जैसे पीएम कुसुम जैसे स्कीम है, जैसे एमएनआरई जो वाला स्कीम है, उसमें भी कैसे पैक्स को जोड़ाया जाए, और कार्बन क्रेडिट जो जिसके तहत मान लीजिए हम किसान लोग उनको थोड़ा सा डिसेमिनेट करें, ज्ञान वितरण करें, उनको अवेयरनेस जनरेट करें कि आप एक फसली से अगर 2 फसली या 3 फसली करते हैं तो कितने मीथेन एमिशन आप रिड्यूस करते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप पैडी करते हैं, जो अगर स्टॉल्ड इरिगेशन करते हैं, बहुत सारा मतलब 100 लीटर्स चाहिए आपने, 500 लीटर्स का इरिगेशन करते हैं, तो इसके मतलब आप उतने क्वांटम मोर एडिशनल आप मीथेन एमिशन में वो काम करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आईसीआर के तहत उनका अगर मान लीजिए ज्ञान दे दिया जाए, और केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्रास हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी आपको दे दें कि इस वैरायटी का इतने लीटर ऑफ इरिगेशन चाहिए इस ड्यूरेशन के मुताबिक, क्योंकि अगर 60 डेज़ का क्रॉप है या 50 डेज़ का क्रॉप है या 70 डेज़ का क्रॉप है, तो कब इरिगेशन चाहिए, कितने इरिगेशन चाहिए, अगर ये आपको बताया दिया जाए तो आप मीथेन जो एमिशन हो रहा है उसमें थोड़ा कमी आएगी, और जितने कमी आएगी उतना क्रेडिट आपके खाते में जाएगा, और उसको आप एक्सचेंज करते हुए भी आप उसमें कमाई कर सकते हैं। ये एक नया फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। और सब एंड में मैं ये बोलूँगा कि जैसे मान लीजिए सीड में दिक्कत हो रही थी, क्वालिटी गुणवत्ता वाले जो बीज है उसमें भी दिक्कत हो रही थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल सीड कोऑपरेटिव दिल्ली में बनाए हैं,
तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का आगे विकास करने के लिए कैसे इनको प्रीमियम मार्केट मिले, मार्केट एक्सेस ढूंढना और उनको रिम्यूनरेटिव पैसा देना, उसके लिए भी एक ऑर्गेनिक सोसाइटी बनाया है और एक एक्सपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट लिंकेज करने के लिए भी एक सोसाइटी बनाई है। ये सारे स्टेप्स लिए हैं। सर कल चर्चा हो रही थी, एक बार ताली जोर से बजाइए। देखिए ये जानकारी हर जगह उपलब्ध नहीं होगी, तो इसलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं वो अगर आपके सामने ही बैठे हों तो वाकई वो अद्भुत पल होता है, और वाकई में अद्भुत पल है। और जो हमारे यंग जनरेशन है उनके बारे में आपको बता दूं कि तकरीबन देश के 40 करोड़ युवाओं के हाथ में मोबाइल है अभी। और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में आए थे कि हम आपको किसान भाइयों को, कि देखिए मैं चैनल में 25 साल जर्नलिज्म करके मतलब लोकल रिपोर्टिंग से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक, पार्लियामेंट तक कवर कर चुका हूं। मुझे सेटिस्फेक्शन कहां मिली? मैं भी किसान के घर से हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं अपने खासकर युवा भाइयों को बताना चाहूंगा। 3 साल पहले जब मैं आया था, मैंने कहा भाई ये कृषि में मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पॉलिटिकल देखता हूं, मैं प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ पार्लियामेंट अभी सेशन चल रहा सर, तो हम यही होते तो फिर हम क्यों एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग करें। तो मिनिस्ट्री में ही एक डाटा दिया गया और उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और सही जानकारी नहीं मिल पा रही है किसानों को। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल अभी सर कह रहे थे कि 20 साल से अब पूरे खानदान ही हम लोग कृषि में ही गवा देते हैं, वो रहते हैं। तो शुरुआत हमने वहाँ से की और मैं एक घटना इसलिए जिक्र करना चाहूँगा, फिर सर से सुनूंगा। मैं बिहार में था और लीची की फसल लगी हुई थी और लीची वहाँ से तैयार करके बाहर भेजने की बात हो रही थी और हम लोग एक खानदानी फसल मानी जा रही थी कि लीची एक खानदानी फसल है, मखाना एक खानदानी फसल है। पता ये चला कि उनको ये पता नहीं कि लीची के साथ में कोई दूसरे फसल आप नहीं लगाएंगे, और वो तकरीबन हम लोग 250 साल कहिए कि वो खेती चल रही है और बीघे में। तो मित्र जो युवा हैं, इसलिए आपको एक सही इंफॉर्मेशन, एक सही जानकारी चाहिए, क्योंकि आज भी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही है। और मोदी सरकार सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग में इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि रोजगार के लिए चाहे जितनी भी आप संभावनाएं बढ़ाते रहें, कृषि पे जब तक फोकस हम नहीं करेंगे तब तक देश का सुधार या युवाओं का विकास नहीं हो पाएगा। आज बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे साथ सर हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता, कल हम लोग जिक्र कर रहे थे उसका, फिर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर में आएंगे। पॉलिसी बनाने की बात हो रही थी, हम लोग इनलैंड की बात कर रहे थे कि मछली पालन में आखिर किसानों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए ही क्यों खा जा रहे हैं? उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव में क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये किसान सीधे कैसे उससे फायदा ले सकते हैं? मैंने ज़्यादा रिसर्च इसमें किया है मेरीन फिशरी के ऊपर, उसके वो केस स्टडी आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। हमारा भारत का जो कोस्ट लाइन है ये 11,800 किलोमीटर करीब है। तो उसमें हम अगर देखेंगे कि एक्सपोर्टेबल जो फिश है, ज़्यादातर टूना फिश आप जानते होंगे, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन आपका चाइनीज़ जो डीप सी फिशिंग वेसल, शांत रहिए सूर्य, चाइना से जी, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ये सारे लोग आते हैं अंडमान सी में, वहाँ पे फिशिंग करते हैं और वो अपने आप बेच के अपना पैसा लेके चले जाते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट जो परसेंटेज है सारा देश में, आपने देखा होगा कि ट्रम्प 2.0 जब टैरिफ का डिक्लेयर हुआ था, इंडिया में हाहाकार मच गया था, बिकॉज आंध्र प्रदेश से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश का लोग बहुत सारे रास्ते में आ गए थे। बट अगर आप ऐसे ओवरऑल देखेंगे, हमारा हार्डली 10% हम वर्ल्ड मार्केट को हम मीट करते हैं। ये इसलिए करते हैं मैरीन फिशरीज में, क्योंकि हमारा पास अभी ये डिसेमिनेशन नहीं हुआ है कि हमें कितने किलोमीटर तक हमें जाना है, फिशिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो किसका जुरिस्डिक्शन आएगा, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है 200 नॉटिकल माइल तक, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स आते हैं।
तो इसलिए आपने देखा होगा कि श्रीलंका से और कहीं बाहर से थाईलैंड, चाइना, उनका लोग आते हैं हमारे फिशिंग जो करके। इंटरनेशनल वाटर है, हमारा जो बॉर्डर इलाका में, वहीं पे फिशिंग करके लेके जाते हैं। पहला इसलिए आपने देखा होगा कि सहकारिता मंत्रालय ने NCDC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनको ये निर्देश दिया है कि आप जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, फिस्को फेड बोलते हैं, फिशरी कोऑपरेटिव फेडरेशन, एक नेशनल लेवल फेडरेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट रीजनल लेवल है, कि प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं। इन्होंने ये बोला है कि आप जो फेडरेटेड अप्रोच में काम कर रहे हैं, आप 4 ऐसे डीप सी फिशिंग वेसल्स आप खरीदें और इट हैज़ टू बी फाइनेंस्ड बाय NCDC इसको फाइनेंस करें। अच्छा। और ये समुद्र में जाए और कैच लाए। हमारे पास बहुत सारे स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, और एक है FIDF, जैसे डेयरी में है DIDF, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ऐसे फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। एक फिशरमैन को चाहिए क्या? एक कैटामैरन बोट चाहिए। ये मान लीजिए कि अगर ज़्यादा दूर जाता है तो बड़ा वेसल्स चाहिए। तो 20 मीटर से कम के लिए कोई मतलब लाइसेंसिंग वगैरह इतना इसमें जोर नहीं दिया जाता है, बट 20 मीटर से ज़्यादा अगर बोट का साइज होता है तो उसमें कुछ बोलते हैं ट्रांसपोंडर लगाना है, वो लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और एक बोट में मान लीजिए कि यमा वाला जो एस्कॉर्ट वाला जो मशीन लगाते हैं वो 5-6 लाख रुपए का होता है, तो वो भी चाहिए किसान को। उसमें मान लीजिए कि जो फ्यूल है उसका भी एक्सपेंडिचर चाहिए कुछ पैसा। केरोसिन में चलता है, केरोसिन अभी मान लीजिए कि इन्वायरमेंटली पॉल्यूट करता है उसको, तो केरोसिन का रेट भी ज़्यादा है, तो उसको सब्सिडी देना है, स्टेट लोग सब्सिडी देते हैं। तो अभी मान लीजिए, और नेट चाहिए उनको। हाँ, और मान लीजिए आप एक्सक्लूसिव जोन में जाते हैं, अगर जो टोटल एक्सक्लूसिव डिवाइस नहीं लगाए हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर हो जाता है। तो ये सारा जो जितने सारे चीज़ मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ में इससे उभरने के लिए हमारा किसान तैयार नहीं है, इनके पास ये दक्षता नहीं, कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़रूरत है, जरा बोलने की बात है। और कोल्ड चेन का, मान लीजिए कि आइस प्लांट बनाना है, आइस लेके जाना है समुद्र में 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन ऐसे करके वो गुजारते हैं, तो उनके लिए मान लीजिए कि प्रोसेसिंग का प्रावधान होना चाहिए, तो उसका भी नहीं है। और कोल्ड चेन का जो लॉजिस्टिक जो लैंड करने के बाद जो होना चाहिए, उसका भी ज़रूरत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और पैसा भी दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। और भी कोई सवाल हो तो आप सीधे सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक और तब तक मैं 1 मिनट आप लोगों का लेता हूं। एक स्टोरी मैं इसलिए सुनाता हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसान भाई हैं तो पौधे और पेड़ आम के आप लोगों में से ज़्यादा जानकारी होगी कि I'll just take a question. सर चलिए। हाँ। मिस्टर त्रिपाठी यहाँ जब बैठे थे, मैंने उनसे एक चीज़ कही थी, जी। आई वांट टू रिपीट दैट नाउ। उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा। बेशक आपने फिशरीज की बात करी, यहाँ करी, मे बी आपके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में है या नहीं है। मैं डेयरी की बात कर रहा हूँ जो आपके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में शायद नहीं है। नॉनदलेस, क्योंकि आज आप उस डिपार्टमेंट में है जो डिपार्टमेंट सबके ऊपर हावी है, इसलिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इससे पहले पैनल से मैंने कहा था, पूछा था, एक बड़ा एरोगेंट सा रिप्लाई मिला था मुझे वहाँ से। आप भी बैठे थे पर आपने बहुत अलग कहा था, पर जो साइड पे बैठे थे उन्होंने कहा था हम 100 करोड़ गवर्नमेंट को देते हैं। अरे यहाँ तो 140 करोड़ को खिलाते हैं, ये इनकी बात करो ना यार। बट मैंने एक छोटी सी चीज़ कही थी और मैं आपसे तो कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया था। जो इनका पैसा आता है ये स्पॉन्सर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पैसा कमाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कहते हैं 10 गुना नहीं 100 गुना और बढ़ें, बट उसका CSR जैसे होता है, एक फंड लगा दें और एक कंपल्शन कर दें कि जितने मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो साइड बाय साइड जो छुट्टा जानवर है उसको भी देखने का काम करेंगे। एक कैपेसिटी लगा दें उसके ऊपर, एक सीलिंग लगा दें। हम नहीं कह रहे पूरे देश का यही देखेंगे, बट अपने अपने एरिया में कुछ एरिया में शुरुआत तो हो जाए। गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी, किसान की भी हेल्प होगी जो जेली लेके मारता है गऊ माता को आज, क्योंकि अपनी फसल बचा रहा है ना, भाई क्या करेगा वो। इसलिए अगर इसको आप रिकमेंड करके कैसे भी कर पाएं, ये रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच।
बहुत बड़ी समस्या है सर, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सारे प्रदेशों में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और वाकई में ऐसा होना चाहिए। सर नमस्कार। साहब मेरा आपसे एक सवाल है। अब कोऑपरेटिव में एफपीओ का बड़ा बोलबाला है, तो एफपीओ की भूमिका क्या है? हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में वहाँ मंडी है, मंडी में एफपीओ के लिए क्या आपने कोई दुकानें दी या उनके प्रेसिंग सेंटर खोले या वहाँ मैदान? देखो एफपीओ का आप जितना बार गुणगान कर लो, अमित शाह साहब ने कोऑपरेटिव की वो रूप बदल दिया, लेकिन ग्राउंड पे एफपीओ और कोऑपरेट हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में कोऑपरेटिव के हर गांव में बड़े बड़े बैंक थे, सब थे, वो सारे खंडर हो गए। कोऑपरेटिव पे आपके वहाँ की स्टेटमेंट और आपके भाषण से किसान के जीवन में कोई कोऑपरेटिव की भूमिका नहीं है। इसमें मैं एक आपको सलाह दे सकता हूँ जिसमें वो आपको हेल्प करेगा। देखिए, आपने दो चीज़ बताया, एक तो एफपीओ बताया, एक कोऑपरेटिव बताया। कोऑपरेटिव्स में आपने ये बताया कि क्रेडिट स्ट्रक्चर का बताया। क्रेडिट स्ट्रक्चर इसमें 3 टियर होता है, एक पैक होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है। आप ये देखिए, पैक्स में जुड़ते कौन है? किसान भाई बहन जुड़ते हैं। तो वो जो पैसा मान लीजिए कि लोन लेते हैं, अपने काम करते हैं, फिर उसको रीपेमेंट करते हैं। उनका खाता, बहुत सारा खाता जो है, वो खाता आपका प्राइवेट बैंक में है खुला हुआ है या कमर्शियल बैंक में खुला हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक है, वही इसमें खुला होगा, एसबीआई में खुला होगा। पहले आप ये निश्चय कर लें कि डीसीसीबी में खोलें खाता, तो तब क्या होगा? आपका डिपॉजिट बढ़ेगा, आपका लोन तो आ ही रहा है, तो जो रीपेमेंट हो रहा है तो उसमें आपका संसाधन बढ़ेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो भुगतान है, वो भुगतान कैसे 100% हो, एनपीए कैसे ना हो, ना के बराबर हो, ये देख लीजिए। तीसरा चीज़ क्या है? जो आपका जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, जो नाबार्ड रिफाइनेंस करता है और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी आती है, उसमें कैसे आप वहाँ से भी आप रियायतें ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, वो देख लीजिए। और सरकार को भी बोलिए, जो स्टेट सरकार है, जितने सारे आपका जो विलेज लेवल जितना सारे रेमिटेंसेस है, मान लीजिए किसको किसान को कुछ जाएगा तो आप ही के माध्यम से जाए, मान लीजिए डीसीसीबी के माध्यम से जाए, तो रेमिटेंस में जो कमीशन आएगा वो डीसीसीबी के पास रहेगा और आपके खाते में ही रहेगा। मतलब आपका जो संसाधन है वो आप बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। दूसरा चीज़ ये कि अब एफपीओ के बारे में पूछे। एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको। उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कंपनीज एक्ट में होता है 1956 स्पेशल प्रोविजन के तहत, और कोऑपरेटिव में भी हो सकता है। ज़्यादातर ये कंपनीज एक्ट में ये मान लीजिए रजिस्टर्ड होते हैं। उनका जो बोर्ड होता है, इनका कार्य करने का शैली और जो कोऑपरेटिव का कार्य करने का शैली थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसमें हाँ, आप जो बोल रहे हैं उसको हम लेके जाएंगे, बात करेंगे बड़े ऑफिसर से। पहुंचे सर, वहाँ तक पहुंचेंगे कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, डायनामिक्स में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये सही है। सर नमस्कार। जल्दी। हाँ, देखिए 2 मिनट तो लूँगा सर, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। ये समस्या खाली जो मैं अभी गिनवाने जा रहा हूँ, ये पॉलिसी मेकिंग लेवल पे तो काफ़ी इनका डिस्कशन होता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल की स्थिति जो है वो किसान से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो कुछ समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं और उस पर बहुत ज़्यादा सरकार की अटेंशन होने की ज़रूरत है। देखिए, किसान जो खेती करता है वो मिट्टी में करता है, और मिट्टी की सेहत आज की डेट में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ख़त्म है बिल्कुल। मतलब जो केमिकल विदेशों में बैन है वो हमारे यहाँ खेतों में आज भी यूज़ हो रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन तो वैसे ही घट गया है और फर्टिलिटी भी लगभग 0 की तरफ जा रही है। और किसान भाई सब इस बात से सहमत होंगे कि हर साल हम रसायन अधिक मात्रा में डालते जा रहे हैं, जबकि उत्पादन कम होता जा रहा है। सर, सीड की बात हो रही है, नया सीड बिल भी आया है, अच्छे हाइब्रिड सीड की है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि गुणवत्ता का मापन है कि कितना ज़्यादा होता है, कितना अच्छा होता है, इसलिए हमारे यहाँ गुणवत्ता का मापन नहीं है। क्योंकि कितना अच्छा तो हमारे देसी बीज थे। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, जो हमारे देसी बीज थे जैसे सोना मोती है, सरबती है, जो उनकी क्वालिटी उस अनाज की थी वो आज के हाइब्रिड सीडों में नहीं है। हर जगह ब्रांड है सर, गाड़ियों में ब्रांड है,
मारुति 800 से लेके मर्सिडीज तक, लेकिन किसान के प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है। किसान का प्रोडक्ट गेहूँ वही रेट जाएगा चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। तो ना तो पॉलिसी मेकिंग पे उस पर काम हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑर्गेनिक की पॉलिसी बहुत बनती है सर, नेचुरल फार्मिंग की पॉलिसी है बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं रासायनिक खेती नहीं की, 10 साल से मैं नेचुरल फार्मिंग ही कर रहा हूँ अपने यहाँ। दिक्कत क्या आती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन किया जाए। हमारे इतने अच्छे गवर्नमेंट की ने शुरू किए KVKs है जहाँ पे साइंटिस्ट है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या नेचुरल फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वहाँ पे फैसिलिटी हो, जहाँ किसान अपने प्रोडक्ट या मिट्टी की टेस्टिंग वहाँ पे करा पाए, जिससे कि वो बाजार में ले जाके ये दिखा पाए कि हाँ जी हमने इतनी मेहनत से प्रोड्यूस उगाया है, तो आप बाजार मूल्य से इसका दुगना तिगना दीजिए। देखिए मैंने छोटे लेवल पे, बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे, मैं कोई बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, 3.5 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, उसमें मैं जो उत्पाद उगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 एकड़ में गन्ना उगाता हूँ, तो बाजार में 120 से 140 रुपये किलो गुड़ बेचता हूँ। चलो मेरा तो एक प्रोफेशनल डिग्री मेरे पास में है, मैं बेच पा रहा हूँ, लेकिन आम किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि जब तक किसान मार्केट में जाके अपना उत्पाद नहीं बेचेगा और वो मंडी पे डिपेंडेंट रहेगा, तो उसका आज़ादी के 75 साल हो गए, 100 साल तक उसका शोषण होता रहेगा। बहुत जेन्युइन सवाल है सर, बहुत जेन्युइन सवाल है। इन जो ये बेसिक लेवल है। हाँ। भाई किसान रसायन अपनी मर्जी से नहीं डाल रहा। अब किसान भाई बता सकते हैं, जब स्प्रे करने जाते हैं ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि 3 दिन तक किसान सो नहीं पाता स्प्रे करने के बाद भी। और जब भी बीज की बात होती है, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, नेचुरल फार्मिंग की बात होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खेतों में एक्सपेरिमेंट किया है। जब हम हाइब्रिड सीड नेचुरल फार्मिंग में लेके आते हैं तो प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे वो गन्ना हो चाहे गेहूँ हो। जब नेचुरल फार्मिंग की बात हो तो बीजों को भी नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। उससे यही सारे सवाल हो गए। एक छोटा सा जो बीज है वो नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से होना चाहिए, और बीज किसान खुद उगाए और खुद अपने बीज को फिर से वो यूज कर रहा है। वो मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो, ना खाद के लिए, ना बीज के लिए, ना फर्टिलाइजर के लिए, किसी भी चीज के लिए। जब तक किसान मार्केट पर डिपेंड होता रहेगा उसका शोषण होता रहेगा। धन्यवाद। एकदम सही बोला है। तो आप अगर अभी सर्च इंजन गूगल में आप देखेंगे, नेशनल लेवल सीड सोसाइटी, नेशनल लेवल ऑर्गेनिक सोसाइटी और एक्सपो सोसाइटी के बारे में उनका सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे, तभी आप जो बोल रहे हैं उसका जो सारे रिजोल्यूशन पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये वही बोलता है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक सीड भी बनाना पड़ेगा, तो उसका भी इनका जिम्मेदारी है। वो फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ये सारे कुछ वही आप मतलब इफ यू आर ए मेंबर तो आपको मेंबर के तहत आपको ये उपलब्ध कराएगा, ये फैसिलिटेशन देगा। अगर मान लीजिए एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट आप कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट का जो मार्केट एक्सेस है, बाहर कंट्री में जो मार्केट एक्सेस है, वो मार्केट स्टडी करते हुए वो एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट लाएगा और आपको बताएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्डाइजेशन है। बहुत सारी जानकारी है सर, नहीं बहुत सारी कराएगा आपको। बहुत सारी जानकारियां ऐसी है जो आपके पास है, और भी सर ये किसानों का मसला है इसलिए वहां तक बात पहुंचाने की बात हुई। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि त्रिपाठी जी सब जगह नहीं मिलने के। देखिए कोऑपरेटिव का शोर बहुत है, लेकिन मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे AR के पास जाता हूं तो उसे कुछ नहीं पता क्या है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री और क्या उसमें चल रहा, ग्राउंड की स्थिति ये। दूसरी बात आपने 3-4 बात कही, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, स्टोर खोल सकते हैं और अन्य चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो ये है कि वो तो एक उनका समितियों को चलाने का तरीका होगा, वो बेनिफिट शेयर ही नहीं करते मेंबर के साथ। चाहे वो 100 करोड़ कमा ले, हमें क्या मतलब उससे। समितियां 3 काम करती हैं, छोटे से लेवल का क्रेडिट देती हैं, खाद और बीज देती हैं। खाद और बीज दवाई की क्वालिटी की अगर बात करें तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते। तो जिस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की हम परिकल्पना कर रहे हैं, हम उसमें आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि एक बात आपने कही कि आपने उसको डिजाइन किया, कॉन्सेप्ट नोट दिया, तो हम चाहते हैं कि जैसे आपकी भारत बीज का काम ये हो कि वो किसान के साथ MOU करे, भारत बीज के लिए किसान बीज पैदा करे और आप किसान से बीज खरीद के किसान को देने का काम करें, जो बेनिफिट होगा वो डायरेक्ट किसान के साथ शेयर होगा। ठीक है जी, 1 मिनट भाई। दूसरा हमारी कल्पना ये है समिति से कि आज जो एक भाई ने मेरे बात कही, हालांकि उसने सब मिक्स कर दिया, ये टॉपिक उसका था कोऑपरेटिव का। सबसे बड़ी बात है बाजार, और बाजार में क्या चाहिए
पैकेजिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग। समितियां हैं वो एक काम कर रही, बीज बेच रही, ला रही, वो तो एक दवाई बेचने वाला भी कर रहा, बीज बेचने वाला भी कर रहा। समितियों का कॉन्सेप्ट अब होना चाहिए कि उस क्षेत्र के उसके जो मेंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है उनका दुनिया में बाजार का कहाँ है ये वो उपलब्ध कराए, और मार्केटिंग, पैकेजिंग और ग्रेडिंग का काम समिति अपने हाथ में ले, उसको किसान नहीं कर सकता। ठीक है जी, अगर चलिए समय बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, यही शुरुआत में हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, एक बशीर बद्र की वो शायरी के साथ खत्म करेंगे कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम किसान हैं इसलिए परेशान है, ऐसा नहीं है, किसान अन्नदाता है। बद्दुआ देंगे हमें बाद में आने वाले, ये हम सब बैठे हुए लोग हैं, व्यवस्था के लिए हम कहते हैं। बद्दुआ देंगे हमें बाद में आने वाले, घर न बनता न सही, नींव तो रख दी होती, नींव तो रख दी होती, नींव तो रख दी होती। हमें एक बेहतर नींव की जरूरत है आज किसानों के लिए, जो हमारे भाई साहब सब बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुमूल्य ज्ञान से हमें अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगी वानी जी और शैलेश जी से कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और डॉक्टर के त्रिपाठी जी को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह दे के। तालियां थोड़ी तालियां। जोर से।